डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमंस में वो ये इस फॉलोइंग स्टेप्स में बटा हुआ है। ये देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन क्या होता है? व्हाट इज इंजेशन? तो इंजेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, मतलब भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को इनटेक करना। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू देयर डिफ्यूजिबल सिंपलर कंपोनेंट्स इज नोन एज डाइजेशन, इज नोन एज डाइजेशन। देखो तो ये क्या चीज़ है, देखिए कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स है। ये कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स हैं और इसको सिंपलर और डिफ्यूजिबल फूड फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा गया है। ये एन है। तो कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स को सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया गया, इसको डाइजेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स को सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फूड फॉर्म में ब्रेक डाउन किया गया, इसको डाइजेशन कहते हैं। ये देखो, तो प्रोटीन, ये प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ये 7 कंपोनेंट होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। रफेज मतलब रेशेदार भोजन। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं फूड के। तो फूड में जो मेनली 3 होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और नॉन डिफ्यूजिबल है। ये आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, ये डाइजेशन के दौरान ये सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में, फिर पेप्टाइड्स में, फिर एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स डाइसैकराइड्स में और फिर मोनोसैकराइड्स में ब्रेक डाउन होगा। फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा। तो अब जब ये सिंपलर फॉर्म में अपने आ जाते हैं तब ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये डिफ्यूजिबल हो जाते हैं। एब्जॉर्ब मतलब डिफ्यूजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफ्यूजिबल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन एक बार फिर से समझ लीजिए। डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स अपने सिंपलर और डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट अपने सिंपलर कंपोनेंट्स जैसे एमिनो एसिड्स, मोनोसैकराइड्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ताकि ये आसानी से बॉडी में डिफ्यूज हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, डिफरेंट पार्ट्स एक जगह होती है जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को गट कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हो गए, एलिमेंट्री कैनाल या गट और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक या गट के बारे में स्टडी करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल लगभग 10 मीटर लंबी होती है। ये माउथ से एनस तक फैली होती है। इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो है माउथ, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलन, रेक्टम। और रेक्टम में एक ओपनिंग होती है जिसको एनस कहते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं
डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल के। तो माउथ, माउथ क्या होता है? माउथ एक ओपनिंग है, माउथ एक ओपनिंग है जो होठों से घिरी हुई होती है। माउथ एक छेद है, ओपनिंग है जो होठों से घिरी हुई है, और ये माउथ बक्कोफेरेंजियल कैविटी में या ओरल कैविटी में ओपन होती है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी या ओरल कैविटी में ओपन होती है। ये ओरल कैविटी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी प्रॉपर। वेस्टिब्यूल वो स्पेस जो मसूड़े और गम्स के बीच में, गम्स और होंठ के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे अगर हम आसान से शब्दों में कहें, जो वो जगह जहाँ पर हम सुर्ती या टोबैको रखते हैं वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने बताया है कि द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स इज नोन एज वेस्टिब्यूल। ओरल कैविटी प्रॉपर, ओरल कैविटी प्रॉपर वो पार्ट जहाँ पर हम भोजन को चबाते हैं, जहाँ पर जीभ पाया जाता है, दांत पाया जाता है, वो उसका ओरल कैविटी है। ठीक है, ये ओरल कैविटी अपर पार्ट से नेजल कैविटी से रूफ से डिवाइड होता है और उसको कहते हैं अपर पैलेट। क्या कहते हैं? पैलेट। पैलेट का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, ये पैलेट हो गया, ये ओरल कैविटी हो गया, ये नेजल कैविटी हो गया। पैलेट का ये पोस्टीरियर पोर्शन, ये यहाँ पर देखिए, मुंह खोलिएगा तो दिखेगा एक ऐसे लटका रहता है घुंडी नुमा यहाँ पर, इसको कहते हैं यूवुला। क्या कहते हैं? यूवुला कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवुला। फिर उसके बाद प्रॉपर ओरल कैविटी में टंग पाया जाता है। ये टंग क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो वॉलंटरी मसल्स का बना होता है। ये मैस्टिकेशन, फूड के मैस्टिकेशन में, मतलब चबाने में, घोटने में, दांतों को साफ करने में, साउंड प्रोड्यूस करने में, बोलने में और लिक्विड को ड्रिंक करने में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ टीथ भी पाई जाती है। टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगर दांत में क्षय होता है उसको फ्लोरोसिस कहते हैं। एक जो दांतों का अरेंजमेंट होता है उसको डेंटेशन कहते हैं। और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 दांत पाए जाते हैं। ओरल कैविटी अब गले में खुलता है और उस गले को कहते हैं थ्रोट, या साइंस की लैंग्वेज में फेरिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिंक्स। तो फेरिंक्स लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है और फेरिंक्स वो जगह है जहाँ पर एयर और फूड मिलते हैं। क्या होते हैं? एयर और फूड मिलते हैं। फेरिंक्स ओइसोफेगस में ओपन होती है। फेरिंक्स ओइसोफेगस में ओपन होती है जिसको गलेट कहते हैं। ये देखिए, ये एक इमेज है। तो ये हो गया आपका ओरल कैविटी, ये पोर्शन। ये ओरल कैविटी यहाँ ओपन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इसको गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलेट। ठीक है, तो ये गलेट हो गया। ठीक, तो ये गलेट हो गया। और ये हो गया ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप। तो ओइसोफेगस, इसकी स्पेलिंग ई ओ भी हटा देते, ओ ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है और ईसोफेगस इसको अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। तो ओइसोफेगस हो गया। यह मीडियस्टाइनम में लाई करता है। मीडियस्टाइनम, दो लंग्स के बीच वाला जो स्पेस होता है उसको कहते हैं मीडियस्टाइनम। ये दो लंग्स हैं, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं मीडियस्टाइनम। और ये ओइसोफेगस हो गया। ये वर्टिब्रल कॉलम के सामने होता है, ट्रैकिया के पीछे होता है। ये डायाफ्राम को छेद करते हुए स्टमक में ओपन करता है। देखिए, ये डायाफ्राम होता है यहीं पर, ये डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम होता है और डायाफ्राम को यहाँ पर छेद करते हुए अंदर की तरफ आता है और स्टमक को इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, स्टमक, स्टमक एक बैग लाइक सबसे चौड़ा भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है और ये बैग लाइक होता है। इसका जे शेप होता है, ये हाईली मस्कुलर होता है, इसमें फूड काफ़ी देर तक इकट्ठा होता है और यहाँ पर इसकी मस्कुलर वॉल चर्निंग करती है, पीसती है और इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें काफ़ी डाइजेशन हो जाता है फूड का। पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। इसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। ये क्वाइल्ड होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं। ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम में। डिओडिनम सी शेप का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ डिओडिनम? डिओडिनम को हिंदी में ग्रहड़ी कहते हैं, ग्रहड़ी,
और ग्रहणी का शेप या ड्यूडेनम का शेप सी शेप होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलते हैं, यहाँ पर बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया ड्यूडेनम, ये पोर्शन ड्यूडेनम है, और इस ड्यूडेनम पोर्शन में ये देखिए ये हो गया ये ड्यूडेनम पोर्शन हो गया। ये देखिए ये बाइल है, ये बाइल गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट निकला और यहाँ पर आया है। ये जो है ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये पैनक्रियाज है, ये पोर्शन ये पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज और ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग आ रही है, ये दोनों लाइनिंग ये देखिए ये यहाँ पर ओपन होती है, ये लाइनिंग और ये दोनों ओपन यहीं पर होती है, ठीक है। तो इस जगह पर ओपन होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है, ठीक है। तो इस ड्यूडेनम में लीवर और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों ओपन होते हैं। इस तरीके से बाइल का सिक्रेशन और पैनक्रियास का सिक्रेशन ड्यूडेनम में रिलीज़ होता है। ड्यूडेनम जजुनम में ओपन होता है, ये थिक और वेस्कुलर होता है। इलियम ये कम्प्लीटली थिनर होता है। यहाँ पर मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है और इसके इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको विलाई कहते हैं, और ये पूरे सरफेस एरिया को कई मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देती है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके अलावा लैक्टेल्स पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, और इस इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। यहाँ पर ये इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, जो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कोलन। सीकम, कोलन एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो सीकम जो होता है, ये सीकम लगभग 6 मीटर लंबा होता है। सीकम, कोलन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सीकम। इसी से एक ब्लाइंड सैक निकलती है जिसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है मैन में, और इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्साइटिस कहते हैं, और इसी को कहते हैं कॉमन भाषा में कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए ये इलियम आता है और यहाँ पर ओपन होता है, तो इसको कहते हैं सीकम, और सीकम से एक छोटा सा ब्लाइंड सैक निकलता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। इसी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है और इसी को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। और अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन में, लेकिन अदर्स एनिमल में ये एक्टिवेट है, फंक्शनल है। सीकम अगेन फिर कोलन में डिवाइड होता है, तो ये कोलन है, ये कोलन है, ये कोलन है, ये कोलन है, ये कोलन है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सबसे लंबा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये अगेन डिवाइडेड है डिसेंडिंग, ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन में। ये फिर कोलन ओपन होता है, इस कोलन में डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ एब्जॉर्प्शन, कोलन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पर फीकल मैटर बनते हैं, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो फीकल मैटर बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये कोलन हो गया। कोलन के बाद फिर रेक्टम पार्ट आता है। रेक्टम लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और कोलन रेक्टम में ओपन होती है, एस शेप का होता है। ये बाहर की तरफ एक ओपनिंग के थ्रू खुलता है, इस ओपनिंग को कहते हैं एनस, ठीक है। इस रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल
जो अपचित भोज्य पदार्थ है या कहा जाए उसको मल, ये मल जो है ये मल कुछ देर के लिए इकट्ठा होता है, ठीक है। एनस, द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है लोअर, द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एट इट्स लोअर एंड कॉल्ड एनस। इट इज़ बाउंडेड बाई एनल स्फिंक्टर, यहाँ पर एक मसल्स होती है एनल स्फिंक्टर उसको कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी किया और उसके फिगर को भी समझा। थैंक यू।